हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज हम सोयल मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर है। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है और ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। जिनको थोड़ा समझना पड़ता है, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है उसको हमने इसमें कंसिडर नहीं किया। वे जो आपके नोट्स हैं उसको आप रिवाइज करोगे तो उससे आपके कवर हो जाएंगे और वो आप खुद भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज मेथड फॉर द क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट एट द फील्ड एम्बैंकमेंट। तो क्विक मेथड यानी कि बहुत जल्दी वाटर कंटेंट हम फील्ड के अंदर कौन से मेथड के थ्रू हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है उसके थ्रू हम फील्ड के अंदर वाटर कंटेंट बहुत क्विकली बता सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये रैपिड मेथड होता है वाटर कंटेंट निकालने का। फील्ड और लेबोरेटरी दोनों जगह हम इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, एसिटिलीन गैस फॉर्म होती है। जो कैल्शियम कार्बाइड है, जो सोयल के अंदर पानी होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा और एसिटिलीन गैस को बनाएगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी गैस को बनाएगा, ये एसिटिलीन गैस को बनाएगा। और इसको करने में 5 से 7 मिनट ही लगेंगे केवल। और एसिटिलीन गैस का जो फॉर्मूला होता है C2H2। तो कौन सी गैस होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ आपसे पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। उसके अलावा वाटर कंटेंट निकालने के और कौन से मेथड होते हैं, एक ओवन ड्राइंग मेथड होता है और एक सैंड बाथ होता है। और ये ओवन ड्राइंग क्या है, ये भी लेबोरेटरी मेथड है। और सैंड बाथ वाला क्या है, ये फील्ड का मेथड है। और ओवन ड्राइंग को कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। ओवन ड्राइंग में कितना टेम्परेचर लेते हैं, 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर लेते हैं इनऑर्गेनिक सोइल के लिए। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक सोइल है तो हम 60 डिग्री का टेम्परेचर लेंगे। सैंड बाथ के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। सैंड बाथ का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ। तो जो टफनेस इंडेक्स होता है वो किस चीज़ का रेशो होता है। तो दोस्तों, टफनेस इंडेक्स होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IP डिवाइड बाय आई फ्लो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है ये तो आपको पता ही होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है, रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि वाटर कंटेंट जिसके अंदर सोयल प्लास्टिक नेचर में भी ये करती है। आपको बस ये याद रखना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और टफनेस इंडेक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स क्या होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। और टफनेस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है, उसकी शीयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। टफनेस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है, सोयल की शीयर में स्ट्रेंथ कितनी है उस चीज़ के बारे में पता चलता है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू जो लिक्विड लिमिट है माइनस W डिवाइड बाय जो इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसका WL माइनस WP। तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर आप पे लिक्विडिटी लिमिट निकालना हो, लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ WL है ना, तो इस WL को गायब कर देना और यहाँ पे WP लिख देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। और IC का फॉर्मूला इन्होंने दिया ही हुआ है। यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना हो तो यहाँ पे WL की जगह W लिख देंगे केवल, और कंसिस्टेंसी निकालना तो WP की जगह W लिख देंगे। यही चीज़ है इसके अंदर। जो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है ये हमें क्या बताता है, सोयल की शियर स्ट्रेंथ के बारे में, और भाई वो कैसी है, लिक्विड है, वेरी लिक्विड है, उस टाइप की चीज़ें के बारे में बताता है हमें। ये लिक्विडिटी इंडेक्स आ गया। और ये भी हमें सोयल की शियर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अगर लिक्विड का इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो, अगर लिक्विड इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो तो सोयल हमारी क्या होगी, सोयल हमारी लिक्विड होगी। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो तो सोयल हमारी क्या होगी, सॉलिड होगी।
फ्लो इंडेक्स क्या होता है, तो फ्लो इंडेक्स भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो कैसाग्रेंडे मेथड होता है लिक्विड लिमिट निकालने के लिए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इस साइड तो हम नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं और इस साइड हम क्या लेते हैं, वाटर कंटेंट लेते हैं। और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ log n होता है, log n वर्सेस वाटर कंटेंट का हम ग्राफ बनाते हैं कैसाग्रेंडे मेथड के अंदर लिक्विड लिमिट निकालने के लिए। तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, फ्लो इंडेक्स होता है। उसका स्लोप क्या होता है, फ्लो इंडेक्स होता है। W1 माइनस W2 यानी कि वाटर कंटेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय log 10 N2 अपॉन N1। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और टफनेस इंडेक्स हमने देख ही लिया क्या होता है, IP डिवाइड बाय IF, यानी कि जो फ्लो इंडेक्स है वो ये है, n नंबर ऑफ ब्लोज एट द वाटर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोयल विद ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज। तो ऐसी सोयल जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उस सोयल को आप क्या कहोगे, नॉन प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक नेचर की नहीं है। 0 प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो नॉन प्लास्टिक, अगर 7 से कम है तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 के बीच में तो मीडियम, और 17 से ज़्यादा है तो हाईली प्लास्टिक। तो याद कैसे करोगे आप, 7 से लेकर 17 याद कर लेना कि भाई मीडियम प्लास्टिक, तो 17 से ज़्यादा हाई और 7 से कम लो, और 0 वाले तो नॉन प्लास्टिक हो ही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेनिस्कस एंड डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस रिस्पेक्टिवली आर। तो जो हाइड्रोमीटर का एनालिसिस होता है किसके लिए, फाइन सैंड के लिए। फाइन सैंड के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं। तो उसके अंदर जो मेनिस्कस और डिस्पर्जिंग एजेंट की करेक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो दोस्तों जो मेनिस्कस की करेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, और डिस्पर्जिंग एजेंट की करेक्शन क्या होगी, वो हमारी नेगेटिव होगी। कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है, फाइन सोइल्स के लिए होता है। और जैसे आपने एक कंटेनर के अंदर पानी भर लिया और इसके अंदर हम हाइड्रोमीटर को लेते हैं। हाइड्रोमीटर कुछ इस टाइप का होता है, यह आपका हाइड्रोमीटर है, और यहाँ पे इसकी रीडिंग्स रहती हैं, और यहाँ से हम देख लेंगे कि भाई इसकी कितनी रीडिंग आई है, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। और इसके अंदर हम एक चीज़ डालते हैं, डिस्पर्जिंग एजेंट। डिस्पर्जिंग एजेंट क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पानी को डिस्पर्ज कर देगा। डिस्पर्ज यानी कि अलग अलग कर देगा। जैसे मिट्टी के पार्टिकल हैं वे आपस में एक साथ चिपके नहीं, तो हम डिस्पर्जिंग एजेंट को यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सोडियम ऑक्जेलेट यूज करते हैं हम 50 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होती है, जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी ना, सोडियम ऑक्जेलेट हमने यूज़ कर दिया, तो उसकी हमें करेक्शन करनी पड़ती है बाद में। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो डिस्पर्जिंग एजेंट की करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। ये आप समझ गए होंगे, डिस्पर्जिंग एजेंट की नेगेटिव। मेनिस्कस की कैसे होएगी, तो क्या होता है, मेनिस्कस करेक्शन क्या होती है, बचपन में आपने ट्यूब वगैरह, जैसे कि केमिस्ट्री लैब के अंदर हम ट्यूब होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है इस टाइप से, ये फ्लूइड है इसके अंदर। तो हम क्या रीडिंग लेते हैं, हम इस वाले रीडिंग को लेते हैं नॉर्मली। जैसे आपने टाइट्रेशन वगैरह करा हो या कोई और ट्यूब के अंदर पानी वगैरह भरा हो, तो इसके अंदर आप जो रीडिंग लेते हो तो आप कौन सी रीडिंग लेते हो, नॉर्मली हम इस वाले रीडिंग को लेते हैं अगर यहाँ पे मेनिस्कस बना हुआ होता। लेकिन जो हाइड्रोमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, सस्पेंशन हमारा ओपेक होता है। ओपेक यानी कि धुंधला होता है, या रंग बिरंगा कह सकते हो आप। तो हम ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लेंगे, तो हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे। हम ऑब्जर्वेशन कहाँ ले लेते हैं, यहाँ की ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं। और हमें लेनी कहाँ की चाहिए थी, नीचे वाले पॉइंट की लेनी चाहिए थी। ठीक है, चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मेनिस्कस करेक्शन इज इक्वल टू द रीडिंग बिटवीन द टॉप ऑफ द मेनिस्कस एंड लेवल ऑफ द सस्पेंशन। तो इस वाले के बीच में और इसके बीच में जो ये डिफरेंस आया है, ये हमारा क्या होता है, मेनिस्कस करेक्शन होता है। और हाइड्रोमीटर के अंदर क्या होता है, जो रीडिंग होती है, एज द मार्किंग ऑफ द स्टीम इंक्रीज डाउनवर्ड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोमीटर के अंदर जो रीडिंग होती है वो डाउनवर्ड की तरफ इंक्रीज करती है, डाउनवर्ड की तरफ रीडिंग इंक्रीज करती है। तो इस वजह से हमारी करेक्शन क्या होगी, हमारी करेक्शन पॉजिटिव होगी। समझ गए होगे आप। रीडिंग नीचे की तरफ कैसे बढ़ती है, मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है। हमने क्या नोट कर लिया, हमने नोट कर लिया 9, लेकिन हमें नोट क्या करना चाहिए था, 10।
तो करेक्शन कितनी होगी, करेक्शन होगी +1, तो यानी कि पॉजिटिव करेक्शन। तो मेनिस्कस करेक्शन आप समझ गए होगे। और ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि जो हाइड्रोमीटर है उसके अंदर रीडिंग नीचे की तरफ बढ़ेगी। और हम रीडिंग कहाँ पे ले लेते हैं, हमें लेनी तो चाहिए थी कहाँ पे, जो इसमें पॉइंट मैंने बनाया हुआ है इस वाले पॉइंट के ऊपर, लेकिन हम ले कहाँ पे लेते हैं, हम ले इस पॉइंट पे लेते हैं, तो हमें ये करेक्शन करना पड़ेगा। तो मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव रहेगी। डिस्पर्जिंग एजेंट की मैंने बताई थी कि डिस्पर्जिंग एजेंट से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो लेकिन हमें तो सॉल्यूशन की निकालनी थी, तो हमेशा वो नेगेटिव रहेगी। टेम्परेचर की करेक्शन क्या होती है, तो टेम्परेचर की करेक्शन में आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो करेक्शन होगी पॉजिटिव। और हाइड्रोमीटर को हम 27 डिग्री पे कैलिब्रेट करते हैं, और 27 डिग्री से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव करेक्शन, और अगर कम होगा टेम्परेचर तो नेगेटिव करेक्शन। तो तीनों करेक्शन जो हाइड्रोमीटर की हैं आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो जो डेंस सैंड होती है उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, वो 0.95 के आसपास होती है। और इसके अंदर आप ये इजीली कर सकते थे सोल्व, आपको ना भी पता हो तो 0 से लेके 1 हो सकती है, तो 1.20 तोड़ने का कोई तुक बनता नहीं। डेंस सैंड लिख दी तो 0.4 भी नहीं होगी, 0.6 भी नहीं होगी, तो 1 के पास कौन सा ऑप्शन है, 0.95 वाला। तो यह आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ द इंडेक्स विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ द कोर्स ग्रेन सोयल। जो सोयल हमारी वो कितने अच्छे से पैक है, कितनी टाइटली पैक है वो, तो उस चीज़ को हम किसकी मदद से बताएंगे, रिलेटिव डेंसिटी की मदद से या डेंसिटी इंडेक्स की मदद से। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख सकते हैं, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो अगर नेचुरल स्टेट में वो किसके आसपास होगी, ई मिनिमम के आसपास होगी, यानी कि वॉइड उसके अंदर है ही नहीं, बहुत टाइटली पैक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, वैसे तो ये चीज़ है आपको पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सोयल। तो दोस्तों लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हम इनमें से कौन से apparatus का यूज करते हैं, तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हम कैसे ग्रांडे apparatus का यूज करते हैं, ए नंबर ऑप्शन। उसके अलावा लिक्विड लिमिट हम और किस मेथड से निकाल सकते हैं, तो एक तो कैसा ग्रांडे होता है और एक कौन पेनिट्रेशन का मेथड होता है। कैसा ग्रांडे जो टूल होता है उसके अंदर क्या होता है, आप ये देखिए, एक रबड़ का ब्लॉक होता है नीचे, और एक ये चम्मच जैसी होती है, इसके अंदर आपने मिट्टी भर दी और इस मिट्टी के अंदर ये कट लगा दिया, इस मिट्टी के अंदर ये कट लगा दिया जो बीच में स्पेस दिख रहा है मिट्टी के अंदर। और जो ये हैंडल है, इस हैंडल से आप इसको गोल गोल घुमाओगे तो जो ये कटोरी सी दिख रही है एक बार ऊपर उठेगी एक बार नीचे गिरेगी, तो इसके झटका सा लगेगा, तो झटके की वजह से जो इसका ग्रू है, ये जो जंग दिख रही है ये बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी ये। तो हम ऐसे देखते हैं कितनी बार ब्लोज करने पे, यानी कि कितनी बार इसको गोल गोल घुमाने पे हैंडल को, ये हमारा होल जो है वो बंद हो गया, ग्रू जो है। तो 120 ग्राम हम सैंपल लेंगे 425 माइक्रोन सीव से पास होने वाली सोयल का, और उसको डिस्टिल्ड वाटर से यूनिफॉर्म पेस्ट बनाएंगे। 2 mm का कट लगा देते हैं, जो आपको कट दिखाई दे रहा है ये 2 mm का कट होता है, ये जो कट है ये 2 mm का कट है, 2 mm का कट है। और 25 नंबर ऑफ ब्लोज के ऊपर ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे 25 बार इसको उठा के पटकने पे 25 नंबर ऑफ जो ब्लोज होते हैं उनके ऊपर ये होल हमारा बंद हो जाता है, तो उस वाटर कंटेंट को हम क्या कहेंगे, लिक्विड लिमिट। और जो ये ग्राफ होता है W का और log n का, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लो इंडेक्स कहेंगे। ये चीज़ हमने अभी ऊपर देखी है थोड़ी देर पहले, ये आ गया फ्लो इंडेक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और फ्लो इंडेक्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शीयर स्ट्रेंथ के। अगर फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है तो शीयर स्ट्रेंथ उसकी कम है, और अगर फ्लो इंडेक्स हमारा वो है कम है तो शीयर स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कौन पेनिट्रेशन का मेथड होता है, इसके अंदर सोयल तो सेम लेंगे हम 425 माइक्रोन से पास होने वाली,
लेकिन इसके अंदर हम क्या लेंगे, ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे 25 mm की पेनिट्रेशन हो जाती है। तो ये कोन होती है, 30 डिग्री का यहाँ एंगल बनता है, और वाटर सैंपल है, सोयल का सैंपल है यहाँ पे, ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे 25 mm का पेनिट्रेशन हो जाता है 10 सेकंड के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोन पेनिट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड सैंड। तो एक कॉम्पैक्टेड सैंड होती है, उसके अंदर पोरोसिटी कितनी होती है, उसके अंदर दोस्तों पोरोसिटी होगी 30 से 40%। कॉम्पैक्टेड सैंड में 30 से लेके 40% क्या होती है, पोरोसिटी। पोरोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि ट्रिपल वी, वी वी वी। पोरोसिटी क्या होती है, ट्रिपल वी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोयल। और कॉम्पैक्टेड सैंड में कितनी होती है, 30 से 40। तो इसमें से बस आपको याद रखना और कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था तो आपको मैंने दिखा दिया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल सैचुरेटेड विद द वाटर टू दैट इन द ड्राई स्टेट इज नोन एज। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है मटेरियल की सैचुरेटेड विद वाटर टू दैट इन द ड्राई स्टेट, तो ये क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग क्या होता है, ये होगा जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सैचुरेटेड कंडीशंस में डिवाइड बाय अनसैचुरेटेड कंडीशंस में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कब, जब वो सैचुरेटेड है यानी कि पूरा पानी से भीगा हुआ है, डिवाइड बाय जो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है जब वो ड्राई स्टेट में है। तो ये क्या चीज़ हो गई, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। उसके अलावा दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ टफनेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर। तो ये दो कुछ नहीं, इसको रहने दो। ये पढ़िए, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस होता है 20 माइनस लॉस ऑफ मास इन ग्राम ऑफ द सैंपल इन डोरी टेस्टिंग मशीन डिवाइड बाय 3। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, यह आपके पेपर में आ सकता है। जो डोरी की टेस्टिंग मशीन होती है उसके अंदर हमारा कितना मटेरियल लॉस हो गया, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 20 माइनस लॉस डिवाइड बाय 3। तो ये किसका फॉर्मूला है, हार्डनेस का। हार्डनेस क्या होती है वो तो आपको पता ही होगी। हार्डनेस होती है किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। जैसे कि आपने लोहे को चाकू से काटने की कोशिश करी तो लोहा नहीं कटेगा ना, तो उसका मतलब क्या है, लोहा हार्ड है। और अगर आपने लकड़ी को चाकू से काटने की कोशिश करी तो लकड़ी पर निशान हो जाएगा या लकड़ी कट जाएगी, तो लकड़ी हार्ड नहीं है। तो यही चीज़ होती है, जो लॉस डिवाइड बाय 3। और मैक्सिमम हार्डनेस कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। क्यों 20 हो सकती है, क्योंकि लॉस कितना होगा, 0। तो 20 माइनस 0 20, मैक्सिमम हार्डनेस 20 हो सकती है। और ये फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सोयल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 3 हैज ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2, एज्यूमिंग द सोयल टू बी परफेक्टली ड्राई, डिटरमाइन द वॉइड रेशो। आपको वॉइड रेशो निकालने हैं, तो आपको पता है जी मास। जी मास क्या होती है, जी डिवाइड बाय 1 प्लस ई। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है, जो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो आपको दी हुई है 3 और 2, तो ये है 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस ई इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5। तो ई आ गया 0.5। तो मेरे को तो ये वाला फॉर्मूला याद करने में आसान लगता है। जी मास यानी कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ई यानी कि वॉइड रेशो। अगर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बाकी वो इसी वाले फॉर्मूले से ड्राइव किया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, इजी है आपके लिए याद रखना। तो वॉइड रेशो इसका 0.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सोयल इज रिपोर्टेड एज। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू दोस्तों नेगेटिव आती है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करोगे, तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम उसको क्या रिपोर्ट करेंगे, 0। ग्रुप इंडेक्स क्या होता है, सोयल की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस होता है
ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होती है सोयल हमारी उतनी ही अच्छी होती है। और ग्रुप इंडेक्स किसी वजह से नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको कितना रिपोर्ट करेंगे, उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 20 होती है। 0 का मतलब है अच्छी मटेरियल और 20 का मतलब है वेरी पुअर मटेरियल। और ग्रुप इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 B इंटू डी। तो याद हो जाता है, ये इतना मुश्किल नहीं है याद करना, 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 B इंटू डी। ए क्या होता है इसके अंदर, ए होता है परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन्स माइनस 35। पी क्या होता है इसके अंदर, वो ए क्या होता है इसके अंदर, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन इन एक्सेस ऑफ 35%। मान लो परसेंटेज फाइनर, जो परसेंटेज फाइनर है 75 माइक्रोन से, वो आपका आ गया 80। तो आप इसको कितना कंसिडर, ए कितना होगा, ए हो जाएगा हमारा 80 माइनस 35। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, इस चीज़ का क्या मतलब है माइनस 35 का, कि जो भी परसेंटेज फाइनर है उसमें से हम 35 माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। बी क्या होता है, परसेंटेज फाइनर माइनस 15। सी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस 40। और डी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10। आप इसको याद रखिए और ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। 0 से 20 इसकी लिमिट होती है, तो वो आपको पता चली गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी चार्ट गिव ए रिलेशन बिटवीन दी। तो जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है उससे हमें किसके बीच में रिलेशन पता चलता है, तो वो हमें बताता है प्लास्टिक इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स के बीच में। क्या हो जाएगा ये, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। ये इंडेक्स नहीं होगा, लिक्विड लिमिट होगा, सी नंबर ऑप्शन, प्लास्टिक इंडेक्स और लिक्विड लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और लिक्विडिटी लिमिट क्या होती है, WL। और इसके अंदर जैसे आप ये देख सकते हो, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होती है, लिक्विड लिमिट होती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, लिक्विड लिमिट, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगा। और इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम ए लाइन बोलते हैं। इस ए लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.73 WL माइनस 20। इस लाइन के ऊपर क्ले होती है और इस लाइन के नीचे क्या होती है, इस लाइन के नीचे सिल्ट होती है। उसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि 35 से अगर कम लिक्विड लिमिट है तो उसको हम लो प्लास्टिसिटी की कहेंगे, 35 से 50 है तो इंटरमीडिएट, और 50 से ज़्यादा है तो हाई प्लास्टिसिटी की। तो लो, मीडियम और हाई। और ए लाइन से ऊपर क्ले, नीचे सिल्ट, एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायमीटर ऑफ सीव यूज फॉर फाइंडिंग द लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए जो चीज़ सीव यूज करते हैं उसका 425 माइक्रोन सीव साइज होता है। ये हमें अभी ऊपर पढ़ा भी है कि कैसा ग्राइंडे के अंदर कितना सीव साइज होता है, 425 माइक्रोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सोयल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट। तो कौन सी सोयल प्लास्टिक स्टेट को अचीव नहीं कर सकती, जो कोर्स ग्रेन सोयल होगी, बड़े साइज की सोयल होगी जो। यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप बाय, तो यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको USCS भी बोलते हो, तो वो किसने डेवलप किया था, कैसा ग्रांडे ने डेवलप किया था उसको। और सबसे पहले यही वाला सिस्टम डेवलप हुआ था, कैसे ग्रांडे वाला। हाउ मैनी ग्रुप ऑफ सोयल कम अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कितने टाइप ऑफ सोयल हैं, तो इसमें 18 टाइप ऑफ सोयल हैं। और USCS जो यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको कैसे ग्रांडे ने दिया था, उसमें 15 टाइप ऑफ सोयल है। और जो इंडिया वाला है उसमें 18 टाइप ऑफ सोयल है। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन सी सोयल आएंगी इसके अंदर, इसके अंदर 4 तो ये हो जाएंगी, ग्रेवल वाली, ग्रेवल वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, ग्रेवल सिल्टी, ग्रेवल क्लेई, 4 ही हो गई। और 4 इसी टाइप से सैंड की हो गई, वेल ग्रेडेड, पुअर ग्रेडेड, सिल्टी एंड क्लेई। फिर सिल्ट में, क्ले में और ऑर्गेनिक में लो, इंटरमीडिएट और आई। तो 3 3 9, 4 और 4 8, 9 9 8 17।
और एक एक्स्ट्रा होती है पीट। तो ये टोटल कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 18 टाइप ऑफ सोइल। कैसे याद रखोगे? सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक, यानी मैं तो लो, इंटरमीडिएट, हाई, 3 थी 9। सैंड और ग्रेवल में वेल, पुअर, सिल्टी एंड क्ले, 4 4 8 ही, और एक ही हमारी पीट अलग से हो गई। तो 18 टाइप ऑफ सोयल है, आप इजीली याद रख सकते हो। फिर आता है क्ले मिनरल एंड सोयल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जो क्ले होती है, क्ले के ऊपर आपको पता पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं और केमिकली एक्टिव होती है क्ले। तो क्ले के जो मिनरल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं, भी आपको पता होने चाहिए। एक होता है कैवलिन। कैवलिन कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द सिंगल शीट ऑफ सिलिका कंबाइन विद द सिंगल शीट ऑफ गिब्साइड। तो कावलिन के अंदर क्या होता है? एक सिलिका की शीट होती है और एक उसकी सिलिका की शीट और एक गिब्साइट होती है। गिब्साइट यानी कि एल्यूमिना की शीट, और ये दोनों इकट्ठे होल टुगेदर होते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, किससे होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कावलिन में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अंदर किसकी शीट होती है? सिलिका की और गिब्साइट की। वाटर इसके अंदर इजीली नहीं आ सकता, एक्टिविटी इसकी सबसे कम होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। एक एल्यूमिनियम की शीट, एक सिलिका की। एल्यूमिनियम की शीट को क्या बोलते हैं? गिब्साइट, यह हमने ऊपर पढ़ा। और इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, एक्टिविटी इसकी कम होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। फिर होते हैं इलाइट। इलाइट को 2:1 क्ले मिनरल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलाइट के अंदर क्या होता है? आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें एल्यूमिनियम आ जाता है इलाइट के अंदर। और पोटेशियम बॉन्ड फॉर्म होते हैं इसके अंदर। इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पोटेशियम के बॉन्ड होते हैं। जो पोटेशियम आयन है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इलाइट के अंदर कौन सा? पोटेशियम के आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये किसके अंदर कॉमन होता है? लैक्यूस्ट्राइन क्ले के अंदर। जो झील वगैरह के अंदर क्ले होती हैं या स्टिफ क्ले होती हैं उसके अंदर क्या कॉमन होता है? इलाइट कॉमन होता है। इलाइट का आप ये देख सकते हो 2:1 इसके क्यों बोलते हैं? 2 इसके अंदर सिलिका की शीट होगी, एक इसके अंदर एल्यूमिना की शीट होगी और पोटेशियम आयन का बॉन्ड होता है इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए। मोंट मोर्लोनाइट को स्मैक्टाइड भी बोलते हैं। इसके अंदर भी सेम यही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं इसके अंदर। इसमें इन्होंने लिख नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मोंट मोर्लोनाइट में क्या होती हैं? वीक यानी कि कमज़ोर वैंडरवॉल फोर्स। वीक वैंडरवॉल फोर्स तो कमज़ोर फोर्स है। तो क्या होगा? पानी इसके बीच में इजीली एंटर कर सकता, पानी फ्लो करके इसके बीच में एंटर कर जाता मोंट मोर्लोनाइट के अंदर। और स्वेलिंग होती है यानी कि लार्ज वॉल्यूम चेंज इसके अंदर देखने को मिलती है। ब्लैक कॉटन सोयल में मिलती है। और ये मोंट मोर्लोनाइट, बेंटोनाइट किसका एग्जाम्पल है? मोंट मोर्लोनाइट का क्ले एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन, लीड इज द एवरेज ओरिजोनटल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द बोरोपिट एंड द प्लेस ऑफ स्प्रेड सोयल। तो लीड क्या होती है? लीड आपको अच्छे से पता है, जहाँ से आपने मिट्टी उठाई और जहाँ आपको लेके जानी है उसके बीच का ओरिजोनटल डिस्टेंस होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द लीड इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द एक्सकेवेटेड एरिया। तो एक्सकेवेटेड एरिया का जो हर ब्लॉक होता है उसके लिए हमें अलग अलग लीड निकालनी पड़ती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मान लो आपने यहाँ से मिट्टी उठाई, यहाँ से मिट्टी उठाई, तो अलग अलग ब्लॉक हो गए ना, तो इसके लिए अलग लीड आएगी, इसके लिए अलग आएगी। यूनिट ऑफ लीड इज़ 50 मीटर फॉर अ डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। अगर 500 मीटर तक का डिस्टेंस है तो यूनिट ऑफ लीड क्या होती है? 50 मीटर तक की यूनिट में हम उसको मेजर करेंगे। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 460 मीटर की लीड है तो हम इसको 450 लिखेंगे या 500 लिखेंगे, तो इस टाइप से। तो यूनिट ऑफ लीड हमारी 50 मीटर रहेगी। कब तक के लिए? 500 मीटर तक के लिए। यूनिट ऑफ लीड इज़ 1 किलोमीटर वेयर द लीड एक्सीड द 2 किलोमीटर। तो जहाँ पे 2 किलोमीटर को लीड एक्सीड कर जाती है तो यूनिट ऑफ लीड वहाँ 1 किलोमीटर होगी। तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर एक्सीड कर जाती है तब होती है 1 किलोमीटर। तो लीड क्या होती है? जहाँ पे मिट्टी है
से लेके जहाँ हमें लेके जानी है वो हमारी लीड होती है। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम इसको मेजर करेंगे। और जो लीड होती है 500 मीटर तक की जो लीड होगी, कितनी 500 मीटर तक की जो लीड होगी उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसको हम 50 मीटर के अंदर मेजर करेंगे। 50 मीटर में मेजर करने का मतलब है अगर 460 मीटर है तो उसको हम 450 लिखेंगे, 490 है तो उसको हम 500 लिखेंगे, इस टाइप से। अगर 500 मीटर से ज़्यादा की लीड है, अगर 500 मीटर से ज़्यादा की लीड है तो हम उसको किस चीज़ के अंदर मेजर करेंगे, उसको हम 500 मीटर के अंदर, उसको हम 500 मीटर की यूनिट्स के अंदर मेजर करेंगे। और ये चीज़ कहाँ तक चलेगी, 5 किलोमीटर तक चलेगी, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कहाँ तक चलेगी, 5 किलोमीटर तक। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, 2 किलोमीटर, तो वो गलत हो गया। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो उसको हम 1 किलोमीटर की यूनिट्स के अंदर मेजर करेंगे। 5 किलोमीटर तक 500 मीटर और 5 किलोमीटर से ज़्यादा कितना हो जाएगा, फिर वो 1 किलोमीटर के अंदर मेजर करेंगे इसको। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, 5600 मीटर को हम क्या मेजर करेंगे, 6 किलोमीटर मेजर करेंगे इसको। और 5400 को क्या, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर दोस्तों क्या है कि कौन सा टाइप का जो इक्विपमेंट है उसको हम किस टाइप की सोइल के लिए यूज करेंगे और किस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा इक्विपमेंट किस सोइल के लिए यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जो रैमर होते हैं, टेम्पर होते हैं, वो हम किस चीज़ के लिए यूज करेंगे, हर टाइप ऑफ सोइल के लिए यूज करेंगे। और कहाँ पे यूज करेंगे, जो कन्फाइनिंग एरिया है, सच एज द फिल बियॉन्ड द रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट वॉल एंड ट्रेंच फिल। रैमर क्या होते हैं, ये छोटे वाले हैमर होते हैं, जो आपने घर वगैरह आपका बनता होगा तब भी आपने देखे होंगे, बहुत छोटे टाइप के, इस टाइप के ये हैमर होते हैं। तो उठा के मजदूर इसको उठा के पटकेगा, और हर टाइप ऑफ सोइल के लिए हो सकता है। कन्फाइन स्पेस, जैसे घर की दीवारों के कोने हो गई या ट्रेंच हो गई, तो जहाँ पे स्पेस की कमी है, बड़ी मशीनें नहीं आ सकती, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रैमर का और टेम्पर्स का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्मूथ व्हील रोलर्स, तो स्मूथ व्हील रोलर्स हम किसके लिए यूज करेंगे, क्रश रॉक के लिए, ग्रेवल्स के लिए और सैंड के लिए। क्रश रॉक, ग्रेवल और सैंड यानी कि कोर्स ग्रेन सोयल, कोर्स एग्रीगेट जो हो गई, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मूथ व्हील रोलर यूज करेंगे। और रोड कंस्ट्रक्शन में इसको हम यूज करते हैं। तो जो आपने रोड रोलर अपने आसपास देखे होंगे तो वे क्या होते हैं, ज़्यादातर स्मूथ व्हील ही होते हैं ना, ऐसे गोल टाइप के रोलर। तो ये क्या हो गया, स्मूथ व्हील रोलर हो गई है। फिर आते हैं न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर्स किसके लिए होते हैं, सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, क्लेई सोयल नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोयल। तो न्यूमेटिक टायर रोलर्स क्या होते हैं, जैसे कि गाड़ियों के टायर होते हैं ना, करीब करीब उसी टाइप के होते हैं, बस थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं इसको, एयरफील्ड के अंदर और अर्दन डैम्स वगैरह में इसको यूज करते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, न्यूमेटिक टाइप रोलर हम कहाँ यूज करते हैं, तो उसको हम एयरफील्ड के अंदर यूज करते हैं। सिप फुट रोलर, तो सिप फुट रोलर जो होते हैं वो क्लेई सोयल में यूज करते हैं, और कहाँ, कोर ऑफ अर्दन डैम्स के अंदर। और क्ले के अंदर कोहेजन ज़्यादा होता है, तो उस कोहेजन को ब्रेक करने के लिए हमें सिप फुट रोलर का यूज करना पड़ता है। वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए यूज करते हैं, और एम्बैंकमेंट ऑफ ऑयल टैंक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मतलब ये पूरी टेबल ही आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, इसको रहने देना, याद करना। बाकी तो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए। रैमर तो आपको पता ही हो, छोटे एरिया में। स्मूथ व्हील भी आप समझ गए, कोर सेग्रीगेट में न्यूमेटिक, जो भाई एयरपोर्ट वगैरह हो गए, शिप फुट क्ले के लिए, और कोर ऑफ अर्दन डैम, तो इसको भी रहने देना, ये तो आप अपने आप समझ गए। और वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए होता है। तो कन्फ्यूजन इसी में आता है, स्मूथ वाले में और वाइब्रेटरी में, इसको कर लेना याद आप। स्मूथ व्हील कोर सेग्रीगेट के लिए, वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए। और जो सिलेक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेयर की थिकनेस कितनी है, रोलर किस टाइप का, नंबर ऑफ पास कितने चाहिए, और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कंसिडर किए हैं ज़्यादातर, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे वे तो हम वैसे ही नहीं कर रहे। तो ओके फ्रेंड, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर दीजिए। रीजनिंग आप करते रहना, जीके को भी करते रहना 1 से 1.5 घंटा, तो तभी आपके बढ़िया नंबर आएंगे। और
रिवीजन करते रहना। रिवीजन भी एक सब्जेक्ट की आपको रोज़ करनी है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और आप क्विज भी दे सकते हो, क्विज कह लो उसको या मॉक टेस्ट कह लो, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके पेपर के लिए वो। हम इसी के अंदर लाइव कर रहे हैं पूरी यूट्यूब स्ट्रीम और टीचिंग में। तो पहली बार इस टाइप से लाइव मॉक टेस्ट है कि कोई एजुकेटर लाइव मॉक टेस्ट दे रहा हो, क्योंकि अपनी कोचिंग का मॉक टेस्ट बना के और खुद ही देना वो अलग चीज़ होती है, और दूसरी कोचिंग का या जिसका आपको पता ही नहीं क्या क्वेश्चन आएंगे वो मॉक टेस्ट देना अलग चीज़ होती है। तो उसमें हम सॉल्यूशन भी देखते हैं और पूरा वो करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, जो बचा हुआ अब सॉइल मैकेनिक्स और बाकी क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।